कम्युनिटी मॉल बने और लोकल प्रोडक्ट को फोकस किया जाए और उसको प्रमोट किया जाए, जो मेक इन इंडिया का एक बड़ा इश्तेहार होगा। संजीव सर, एक छोटा सवाल आपसे और है। जो कंजम्पशन की थ्योरी आप कह रहे हैं कि लोगों के हाथ में पैसे वगैरह आएंगे, उससे होगा, क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इस समय प्ले हो रहे हैं ग्लोबली, उसका असर हमारे ऊपर अभी बना रहेगा या हम उससे थोड़ा सा डीकपल होके अब ग्रो करते रहेंगे? देखिए, डीकपल तो नहीं हो सकते, ग्लोबल ऑल इकोनॉमीज आर इंटीग्रेटेड, बट एक इंडिया की स्ट्रेंथ ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन का कंपोनेंट काफी ज्यादा है। और जो एक्शंस लिए हैं बजट में, कुछ बातें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, ये सब डोमेस्टिक कंजम्पशन को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करेगा। तो वो एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा। एक्सटर्नल सिचुएशन डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा, बट ये जो स्टेप्स लिए हैं मैक्रो स्टेबिलिटी के लिए एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, ये हमें एक रेजिलिएंट और विल कंटिन्यू टू मेक अस द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, द स्वीट स्पॉट। और जैसे ग्लोबल सिचुएशन हालात इंप्रूव करेंगे और ये जो अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है कि उम्मीद ये है कि जो ग्लोबल सिचुएशन में जो रिसेशन है, जो तकलीफ है, इतनी सीवियर नहीं होगी जो पहले एंटिसिपेट की जा रही थी। तो होपफुली वो अब 2-3 क्वार्टर के बाद शायद वहां पे भी सुधार आए, एंड देन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपोर्ट्स विल ओपन अप मोर। और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग में फोकस है, एग्रीकल्चर में भी अपॉर्चुनिटी है, तो एक्सपोर्ट्स will increase and that should add to the growth over time. So that's the way I would put it. And इसीलिए जो forecast भी है इकोनॉमिक सर्वे में, पहले साल का जो फिगर है वो मतलब जो 21 उसके बाद का जो फिगर है वो इस साल के फिगर से स्लाइटली हायर है, बिकॉज आई थिंक वो एज्यूम कर रहा है कि एज्यूम किया गया है कि ग्लोबल सिचुएशन भी इंप्रूव करेगा एंड फिर एक्सपोर्ट्स की भी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। सो ये मेरा मानना है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी वी शुड कीप अस डूइंग वेल ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्टिंग बात है, और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये कोविड के दौरान इस सरकार की बहुत आलोचनाएं हुई पॉलिटिकली, लेकिन बहुत अच्छा मूव लिया कि बहुत फ्री बीज नहीं बांटे, बहुत पैसे नहीं बांटे, नोट नहीं छापी, तो आज आप बेटर सिचुएशन में हैं। जो यूरोप में, अमेरिका में इतना सब गुजरा, उसके कंपैरिजन में आप बेटर हैं। लेकिन इससे पहले मैं जनमेजय जी के पास जाऊँ, एक और भूमिका बना लेता हूँ। आपके मामले में बहुत कुछ हुआ है सर, है ना? टैक्स में बहुत हुआ, MIS में बहुत हुआ, इंश्योरेंस में बहुत हुआ, एक एक करके लेते। पहले तो अमीरों गरीबों दोनों को बढ़िया टैक्स में स्लैब नीचे कर दिए। बिल्कुल, पर मुझे ये नहीं पक्का है कि अमीरों ने मांगा था कि नहीं मांगा था, क्योंकि मतलब वो तो पहले ही दे सकते थे, 42% देते थे। खैर चलिए, जो आया ठीक है, जो आ जाए अच्छी बात है। सारी देखिए जो संजीव जी ने बातें कही सारी बहुत अच्छी हैं, और हम जो बात कर रहे थे, आपकी चलाई हुई मुहिम थी या जो भी थी, वो सफल हुए कानों तक, बिल्कुल कानों तक पहुंची। आपकी आवाज देखिए दूर दूर तक जाती है, बात निकली तो दूर तक जाएगी कहते हैं। तो बिल्कुल वहां पर देखने को मिला। पर एक चीज जो मुझे देखने को मिल रही है नीरज, वो ये है कि हम जो पुरानी टैक्स रेजीम है, अब एक इंग्लिश में वर्ड होता है ऑब्लिवियन, वो ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे अब वो धुंधली होती जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि वो स्लो डेथ उसकी आ रही है। और वहां से थोड़ी सी चिंता ये आती है कि जो लोग 15-15 साल के लिए, 10-10 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज लेके बैठे हैं, PPF के अकाउंट खुलवा के बैठे हैं, हाउसिंग लोन लेके बैठे हैं, 15-20 साल का लोन आराम से होता है, उन लोगों को थोड़ा लग रहा है कि भाई हम अब थोड़े सौतेले हो गए और वो न्यू रिजीम वाले सगे हो गए, थोड़ा सा उनको ये लग रहा है। हालांकि और उसको डिफॉल्ट स्कीम बना दिया गया, मतलब अब आप लॉग इन करेंगे तो पहले आपको वो वहां ले जाएगा, नई वाली में पहले यहाँ आइए, आप पहले वहां ले जाके वो चूज करते थे, वहां ले जाके उसको चूज करिए। आपको अगर पुरानी में ऊपर छोटा सा लिखा रहेगा, इफ यू वांट टू गो टू ओल्ड वेबसाइट। हाँ, तो वो तो उससे लग रहा है कि थोड़ा सा उसके प्रति सौतेलापन कहीं दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा चिंता है मुझे इंश्योरेंस सेक्टर की, आज थोड़ी सी चिंता होने लगी, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं खासकर भाई, इसमें बाकी सारी बातें अच्छी, देखिए टैक्स में कोई भी रियायत आए, ये तो हम तो ड्राउट आया हुआ था एक तरह से इतने साल से टैक्स की रियायत में, जहां से आया उसका स्वागत है। पर जो यंग लोग ज्वाइन कर रहे हैं टैक्स रिजीम, वो मैं आज कुछ लोगों को मैंने फोन किया और मैंने फोन करके उनसे बात करी, तो वो कहते हैं जी, अब एक यंग लड़का था, वो इंस्टीट्यूट से रिक्रूट हुआ था, 1.5 लाख के करीब सैलरी पे, कैंपस प्लेसमेंट था। तो उसने कहा मुझे तो आया था एजेंट आज इंश्योरेंस देने, और मुझे कहता आप PPF शुरू करिए, यंग एज में शुरू करिए। कहता मैंने तो आज मूड बदल दिया। मैंने कहा क्यों?
कहता है इसलिए बदल दिया कि अब तो कोई न्यू रिजीम आई है, उसमें तो इन सब का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। अरे मैंने कहा जब बूढ़े हो गए तो ये बचत तुम्हारे काम आएगी, आप जो बचाते थे। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा जो पैसे बचेंगे उसका क्या करोगे? कहता है सब अब तो खर्च करने में मजा आएगा। तो ये थोड़ा सा सेविंग्स को लेके मुझे लग रहा है कि कहीं चिंता हो सकती है। और अच्छी बात यह है कि 7 लाख रुपए तक, भाई बहुत कंफ्यूजन है इस पे लोगों को कि 7 लाख। और एक ने तो मुझे पूछा कि जी ये 0 से 3 लाख और 3 से 6 लाख, और उधर कहते हैं 7 लाख तक टैक्स नहीं है। तो 7 लाख तक टैक्स नहीं है, सेक्शन 87A होता है, उसमें 7 लाख रुपए 25,000 रुपए तक अब आपको टैक्स नहीं। पहले जो 12,500 तक आपको माफ था, अब वो 7 लाख तक पहुंच गया। और न्यू रजीम में 3 लाख भी हो गया, स्लैब भी बढ़ गया चुपचाप, किसी को पता नहीं चला कि हम इसकी चर्चा करते थे 2.5 से 3 कर दीजिए, वो चुपचाप न्यू रजीम में जाके बढ़ भी गया। और वो किसी ने बहुत ज्यादा उसको नोट नहीं किया, सब अर्थ मैथमेटिक्स में ऐसे लगे रहे कि स्लैब बढ़ गया, बहुत लोगों ने नोट नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि वहां पर थोड़ा सा पुराने लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम इन सेविंग्स में, सोशल सिक्योरिटी टाइप सेविंग्स है, प्रोविडेंट फंड आपका है, और अगर इसको कंपेयर किया जाए, मैं कंपेयर कर रहा था पर्सनल फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब आप पहले साल में नीरज इन्वेस्ट करते हैं ना, आप तो खुद करते हैं, बताइएगा, मान लीजिए आपने 50,000 पीपीएफ में डाल दिया, वैसे तो आपका पीएफ करता है, पर मान लीजिए पीपीएफ में डाला, तो एक तो 7% पीपीएफ ब्याज देता है, पहले साल में आप 30% ब्रैकेट में है तो 30% टैक्स भी बचता है, तो पहले साल में 37% रिटर्न आपको मिल जाता है। वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। और मैं आज एक इंश्योरेंस कंपनी से अभी बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हमारा 70-80% बिजनेस जनवरी और मार्च के बीच में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आता है कि लोग टैक्स बचाने के लिए इसमें निवेश करते हैं। तो वहां पर भी थोड़ी सी चिंता है। बिग टिकट हाउसिंग 10 करोड़, अगर आप टैक्स बचाने के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए जब घर को बेच के दूसरा घर लेते थे या कोई और एसेट बेच के दूसरा घर लेते थे, वहां पर 10 करोड़ की अब कैप लगा दी गई है, 10 करोड़ से ज्यादा। हाँ, मतलब 10 करोड़ तक मिलेगा और उसके ऊपर फिर आपको नहीं मिलेगा। कैप से मेरा मतलब उधर से ही होता है, तो वो उससे ऊपर नहीं मिलेगा। तो बिग टिकट हाउसिंग पर ठीक है, उन लोगों को, जो आदमी 10 करोड़ का घर खरीद रहा है, मुझे लगता है उसको टैक्स देने में एतराज नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ बड़े टैक्स पेयर्स के फिर यहाँ पर जिक्र आ जाता है। तो एमएसएमईज के लिए नीरज जरूर कुछ अच्छा निकल के आया है। एमएसएमईज में जो प्रिजम्पटिव टैक्स होता था, जब आप बिना खाते रखे, बिना बुक्स रखे 2 करोड़ तक आपकी टर्नओवर हो, खाते किताब अकाउंट की जरूरत नहीं है, 6% फाइल कर दीजिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन है, तो वो अब लिमिट 3 करोड़ कर दी गई है। प्रोफेशनल्स के लिए 75 लाख कर दी गई है। तो वहां पर मुझे लग रहा है कि अब जो स्मॉल बिजनेसेस का जो दायरा है, जो स्पैन है, वो मुझे बढ़ता दिख रहा है। वो एक बहुत अच्छी स्वागत करने योग्य बात है। 5% उसमें आपका कैश ट्रांजैक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब आपको कुल मिला के जितने भी रिलीफ आए हैं, मुझे लगता है कि स्वागत करने योग्य है। लीव एनकैशमेंट, हम कल एक आउटडेटेड प्रोविजंस की बात कर रहे थे। वित्त मंत्री महोदया ने आज अपने मुंह से ही बोल दिया कि 3 लाख अब आउटडेट हो चुका है, और सीधा उसको 25 लाख कर दिया। तो ये जो चेंजेस हैं, सब स्वागत करने लोग हैं। बस सिर्फ मुझे एक ही चिंता है, जो यंग पॉपुलेशन है, उसको हमें सेविंग्स के लिए, सेविंग की आदत छूटनी नहीं चाहिए। आप कोई भी, आप बेसिक इकोनॉमिक्स में भी जाएंगे नीरज, हाँ, तो वो यही कहेगी कि सेविंग्स एक अच्छी आदत है। ये नहीं, सेविंग अच्छी आदत, इसमें एक डिबेट चल रही है कि हम